नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कल कि मैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का रिव्यू जरूर करूंगा, एनालिसिस जरूर करूंगा। आपको बताऊंगा कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप उनका उत्तर कैसे दे सकते थे। कल मैंने अपना अनुभव बताया मेंस का और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छे संख्या में व्यू हुए उस पर और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। जो मेंस में अपीयर हुए थे उन लोगों ने भी कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने भी कहा कि हमारा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा था और आपने बिल्कुल सही कहा है। तो उम्मीद है कि उस वीडियो से आप लोगों को अगला जो मेंस होगा 68th का या फिर उसके आगे का जो मेंस होगा उसके प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। आप अपने आप को उस अनुरूप ढाल करके और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जो गलतियां मुझसे हो गई या फिर अन्य लोग करते हैं उनसे आप बच पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 1। जी हाँ, जीएस पेपर 1 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके उत्तर कैसे लिखे जा सकते थे, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन पेपर पर ही चलते हैं और डायरेक्ट वहीं से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा सा मैं पेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, पेन सिलेक्ट किया हुआ है, सही। तो ये देखिए आप जीएस पेपर 1 है, ये पेपर 1 है बीपीएससी का, जनरल स्टडीज 2022। जी हाँ, और ये मेरा ही क्वेश्चन है, किसी और का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, ये मेरा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी मैं बता दूं क्या आप लोगों को। चलिए इंस्ट्रक्शन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग जाए तो आपको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम देना ना पड़े। तो देखिए, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है, मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो है पूर्णांक दिया हुआ रहता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो यहां पर दिया हुआ है। खंड 1 और खंड 2 प्रत्येक में से 3 प्रश्न बनाना है और खंड 3 में से 2 प्रश्न बनाना है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो आपका हिस्ट्री, जिसमें जनरली मॉडर्न हिस्ट्री होता है और प्लस आर्ट्स एंड कल्चर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है उसमें आईआर और प्लस करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। इन दोनों से आपका 3 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले से सेक्शन से और 3 क्वेश्चन इससे बनाना होता है। और तीसरा जो सेक्शन होता है वो डीआई का होता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आई थिंक आप लोग ये चीजें जानते होंगे पहले से भी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है। और लिखा हुआ है परीक्षार्थी, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी जो है वो यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपा हुआ है। और हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। ये बहुत गंदा लगता है, मुझे पता है दोस्तों। यदि मैं पर्सनली बोलूँ ना तो ये मुझे बहुत गंदा लगता है। हम भारत में रहते हैं, हमारी भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो अगर अंग्रेजी में कोई त्रुटि है तो हिंदी को सही माना जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, कंप्यूटर से क्वेश्चन छापा जाता है और हिंदी आज भी कंप्यूटर जो है ना टाइप करने में या फिर बाकी सब चीज़ों में एरर दिखाता है। इस कारण से उनकी भी मजबूरी बन जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, बाकी तो बीपीएससी जाने। एक ही प्रश्न के लिए विभिन्न खंडों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक ही साथ लिखे। मतलब अगर सेक्शन 1 का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका तीनों क्वेश्चन जो है वो आप एक ही साथ लिखे। ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन लिख दिए और फिर सेक्शन 2 का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसा मत करिए। सेक्शन 1 का क्वेश्चन अगर लिखना शुरू किए हैं तो 3 क्वेश्चन एक साथ लिखिए, सेक्शन 2 का शुरू किए हैं तो एक साथ लिखिए और सेक्शन 3 का लिखे हैं तो एक साथ लिखिए। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, स्पष्ट रूप से यहां पर निर्देश में दिया हुआ रहता है, तो इसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में बताऊं, दोनों में बता देता हूं आप लोगों को, जिसमें अच्छा लगे उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए जिम्मेदार थी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो ये जो है ना, अगर आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है और 1857 के बाद का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, अगर वो आपने पढ़ा है तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, क्योंकि प्रारंभिक उदारवादियों के प्रति जो अंग्रेजों की नीति रही है, सबसे पहले तो आप जो उदारवादियों की नीति रही है वो क्या रही है, याचिका देना, पिटीशन देना, प्रार्थना करना। हल्ला नहीं, प्लीज कोई हल्ला नहीं करेगा।
तो याचिका देना, पिटीशन देना, प्रार्थना पत्र भेजना, ठीक है, आवेदन देना, यही नीतियां रही है उदारवादियों की। और उधर से क्या रहा है, छोटा छोटा लॉलीपॉप थमा दिया जाता था, छोटे मोटे संवैधानिक सुधार की बात की जाती थी, थोड़ी बहुत रियायतें दे दी जाती थी, विधानमंडल में, विधान परिषद में थोड़ा सा जगह दे दिया गया एक दो लोगों को। तो इसी प्रकार की नीतियां रहा करती थी। इसको अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। और उत्तरदायी कारक क्या थे, ये मैं हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको अलग से बताऊंगा वीडियो में, थोड़ा सा मैं यहां पे बता दे रहा हूं। तो उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं? उत्तरदायी कारक जो थे, सबसे पहले आप जानते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी ना और जमींदारी एसोसिएशन नाम से आपका खोला गया था, एक संगठन खोला गया था। 1857 की क्रांति जो थी उसकी एक तरह से असफल रही थी, वो वैसे सफल माना जाता है उसको, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना उसने जगाई थी, लेकिन चूंकि अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं रही, इसलिए उसको असफल माना जा सकता है। तो क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सारी सत्ता भारत की अपने हाथों में ले ली, तो फिर और राष्ट्रीयता की भावना तो जागृत हो चुकी थी, वो अत्याचार से तो लोग तंग हाल थे ही। तो उस समय क्या हुआ, जरूरत महसूस हुई एक संगठित प्रयास की, क्योंकि असंगठित प्रयास था 1857 का क्रांति, है ना। तो संगठित प्रयास की आवश्यकता हुई और इस कारण से भारत में, विदेशों में बहुत सारे संगठन बनाए गए, ठीक है। लेकिन वो सब संगठन भी जो थे ना, वो आम जनता तक पहुंचने में असमर्थ रहे, ठीक है। तो फिर कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि बहुत सारे लोगों को आपस में संगठित करके और सामूहिक आवाज उठाया जा सके, संगठनात्मक आवाज उठाया जा सके। वैसे इसके बारे में बहुत सारी और भी थ्योरी है, जैसे आपका त्वरित चालक सिद्धांत है, ठीक है, आपका सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है ना। तो इन सब के बारे में भी आप लिख सकते थे कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में कहा जाता है कि अंग्रेज ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद की भावना जो उबल रही है उसको दबाया जा सके, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर रिलीज होता रहेगा, जैसे प्रेशर कुकर में कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर रिलीज होता रहता है, गैस निकलता रहता है, और अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है ताकि वो ब्लास्ट होने से बच जाए। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो प्रस्फुटित होने से, ब्लास्ट होने से बच जाए, अंग्रेज बचे रहे। इस कारण से कांग्रेस की स्थापना कर दी गई कि कांग्रेस छोटी मोटी याचिकाएं डालती रहे और अंग्रेज सरकार उसको पूरा करती रहे, और जो जनता है, भारतीय जनता जो है, वो लॉलीपॉप देख करके और फिर शांत बैठ जाए, ठीक है। तो ये था। और शुरुआत में यदि देखें तो कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज बन भी नहीं पाई थी। कुछ जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो बंगाल के जमींदार लोग थे, या फिर पढ़े लिखे लोग थे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए थे, या फिर अंग्रेजों के सलाहकार हुआ करते थे, या फिर अंग्रेजों के क्या चाटुकार कह सकते हैं वो हुआ करते थे, या फिर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे वो लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। आम जनता की आवाज तभी बनी कांग्रेस जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, क्योंकि कांग्रेस में गरम दल के लोग जो थे वो जनता की आवाज बनना चाहते थे, और वो उनका जुड़ाव जनता से था। जी हाँ, जो चाहे लाला लाजपत राय रहे, चाहे आपके बाल गंगाधर तिलक रहे, ये लोग, चाहे आपके पाल जी जो थे, तो लाल बाल पाल का नाम आप लोग जानते हैं गरम दल के नेताओं के रूप में, और भी बहुत सारे नेता थे जो कि जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव रखते थे, ठीक है। तो वो लोग जब कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ, उन लोगों ने अलग से अपना संगठन बनाया और क्रांतिकारियों का आगमन हुआ। फिर जब कांग्रेस में धीरे धीरे करके महात्मा गांधी जुड़े, तब जाकर के कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज बन पाई। तो शुरुआत में कांग्रेस की जो स्थापना थी उसके प्रति क्या जिम्मेदार कारक थे, उसकी स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। आप थ्योरीज आसानी से लिख सकते थे, त्वरित चालक सिद्धांत, आपका सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, उसके बाद फिर बाकी जो संगठनात्मक प्रयास की जरूरत थी उसके बारे में लिख सकते थे। उस समय का जो सिचुएशन था, क्या स्थिति थी, भारत की आर्थिक दशा क्या थी, सामाजिक दशा क्या थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या था, ये सबको जोड़ते हुए आप आसानी से कारक लिख सकते थे, 8-10 कारक लिख सकते थे। और उसके बाद ब्रिटिश नीतियां क्या थी उदारवादियों के प्रति, यह भी आप आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा भी होगा ये क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा था, ठीक है। सही बताऊं तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और आगे भी था तो मैंने उस पर ध्यान दिया। देखिए, एक और ये क्वेश्चन था आपका 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। देखिए, ये शिक्षा का विकास
शिक्षा और तकनीकी का विकास और प्रेस का विकास, ये हर बार गेस क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि आप लोगों ने लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से लिख सकते थे, तैयारी करके जाते तो लिख सकते थे, लेकिन इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। सही बताऊं तो फैक्ट्स इतने ज़्यादा है याद करने के लिए कि मुझसे नहीं होता। तो मैंने प्रेस का विकास और शिक्षा का विकास पढ़ा ही नहीं था। मैंने सोचा था अगर ये क्वेश्चन आएगा मैं स्किप कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन है उसको बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये भी नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा। और इसका एक पर्टिकुलर है, एक फ्रेमिंग किया हुआ है कि भैया आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई। इस तरीके से जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं बिहार में, सबका अपना स्थापना दिवस है, किसने स्थापना की, कैसे स्थापना हुई, उसका इतिहास है, वही इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी करके गए होंगे, जिनको भी फैक्ट्स याद रहता होगा, वो आसानी से इसको लिखे ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक प्रतिष्ठित, देखिए ये है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब एक राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी का उदय किस प्रकार से हुआ, ये आपको लिखना है। ठीक है, गांधी जी का उदय एक राष्ट्रीय नायक के रूप में कैसे हुआ, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मतलब गांधी जी का जो उदय हुआ उसकी आलोचना करनी है। जैसे आप कह सकते हैं, अब गांधी जी का उदय 1915 में भारत आए, जिसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1915 में भारत आए, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, उसके बाद फिर आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने किया, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उसके बीच में यदि आप देख सकते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन पैक्ट हुआ, है ना। तो ये सब चीजें, जो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के घटनाक्रम के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों का जिक्र करना था और साथ में क्या करना था, आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। तो सत्य और अहिंसा के आधार पर इन्होंने भारत को आजादी दिलाने का प्रयास तो किया, लेकिन आंदोलन कोई भी जो है वो पूर्णतया सफल नहीं हो सका। हालांकि असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को पूरे देश तक पहुंचा दिया, देश की के हर जन जन तक पहुंचा दिया, लेकिन आखिर वो चौरी चौरा के कारण स्थगित हुआ, उसको स्थगित कर दिया गांधी जी ने, और वो आंदोलन सफल नहीं हुआ, जबकि उसका उद्देश्य क्या था, 1 वर्ष में आजादी। तो इस प्रकार से आप आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए, आंदोलन वहीं पर समाप्त हो गया। दूसरा चरण जो है शुरू हुआ भी 1931 में, दूसरा चरण शुरू हुआ भी 1934 तक चला, लेकिन वो जन आधार उसको नहीं मिल पाया, वो जन समर्थन नहीं मिल पाया दूसरे राउंड में, जो कि पहले राउंड में मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के प्रति। ठीक है, उसके बाद है आपका यहां पर एक और क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? अनायास होने वाला आंदोलन कहने का मतलब है कि अचानक ही शुरू हो गया आंदोलन, ऐसा था क्या? नहीं था, ऐसा नहीं था, अचानक शुरू नहीं हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो 1942 में हुआ किस प्रकार से, ग्वालियर टैंक मैदान में आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने प्रस्ताव रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका अनुमोदन किया, गांधी जी का यह प्रस्ताव था। ठीक है, गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कांग्रेस ने तो मैं देश की धरती से, देश के ही बालू से एक कांग्रेस से भी बड़ा संगठन और आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये सब चीजें जो थी वो आपको लिखना चाहिए था। और फिर क्या, असहयोग आंदोलन फेल्यूर हो चुका था एक तरह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनमानस एकत्रित नहीं हुए थे। उधर आपका ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उधर जब क्रिप्स प्रस्ताव आया, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन ढकेल दिया गया, और उसके जब भारतीयों ने रियायत मांगी कि आप जब द्वितीय विश्व युद्ध में हमको शामिल करना चाहते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में तो आपने कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप थमा दिया था, इस बार आप क्या दे रहे हैं हमें? तो फिर क्या किया गया कि क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा गया, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को आउटडेटेड चेक या फिर दिवालिया बैंक का चेक बोल करके, बाउंस चेक या फिर आउटडेटेड चेक बोल करके वो क्या किया गया, उसको खारिज कर
दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद फिर आपका जो योजनाएं थी, अन्य योजनाएं थी, वो भी फेल हो गई थी। और इस कारण से जो आपका, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड हार रहा था, जापान जो है वो जीतता जा रहा था और इंग्लैंड जो है वो हारता जा रहा था। तो इस कारण से भारतीयों को मौका मिल गया। और उससे पहले भी जो इंग्लैंड की अलग अलग देशों से हार हुई थी, तो भारतीय ये समझ गए थे कि यूरोपीय जो है या फिर अंग्रेज जो है वो अजेय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। तो फिर जापान जैसा एक छोटा देश जब इंग्लैंड को पराजित कर सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं कर सकते हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस विदेशों से दबाव बना रहे थे, विदेशों से हिटलर से मिल रहे थे, सिंगापुर में आंदोलन छेड़ रहे थे, आजाद हिंद सरकार खड़ी कर चुके थे। और उसका जो दबाव बना था वो भी यहां पर गांधी जी पर बन रहा था और बाकी लोगों पर बन रहा था। वैसे ही गांधी जी की लोकप्रियता जो है वो भगत सिंह के फांसी के बाद बहुत कम हो गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेल्यूर के बाद बहुत कम हो गई थी। और उसके बाद गांधी जी निष्क्रिय पड़े हुए थे, निष्क्रिय तो नहीं कहेंगे, वो आपका राष्ट्रीय चेतना की जागृति में लगे हुए थे या फिर रचनात्मक कार्य जिसको वो कहा करते थे उसके लिए लगे हुए थे। और उनका जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग था और बाकी सब जो प्रयोग था, उसके कारण कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उनसे नाराज थे। हालांकि ये सब लिखा नहीं जा सकता है आंसर में, लेकिन फिर भी आप एक हद तक इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कोट करके और लिखा जा सकता था कि यह अनायास होने वाला आंदोलन नहीं था, बहुत सारी घटनाओं का प्रतिफल था यह भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें बिहार का जो योगदान था उसको भी मत भूलिए, जो आजाद दस्ता का योगदान था, जो जयप्रकाश नारायण का योगदान था, जो आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, उसमें गांधी जी और बाकी बड़े नेता जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को तो बंद किया ही गया था जेल में। साथ ही बांकीपुर जेल पटना में आपके राजेंद्र प्रसाद को भी बंद किया गया था। और जब बंद कर दिया गया था तो राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी, जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी, उन लोगों ने, जो महिलाएं थी, उन्होंने स्वतः स्फूर्त रूप से इस आंदोलन को हवा दी थी, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। हजारीबाग जेल से फरार होकर के और दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण भाग गए नेपाल के जंगल में, वहां पर आजाद दस्ता का गठन किया किस प्रकार से। उसके बाद और भी जो सियाराम दल था उसकी भूमिका के बारे में आप लिख सकते थे। तो निबंध ही लिखना है तो बिहार का योगदान भी उसमें शामिल करके अपने उत्तर को बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता था। निबंध के रूप में आसानी से आप 400-500 शब्दों में 4-5 पेज में लिख सकते थे इसको और फुल नंबर ले सकते थे। मैंने यही लिखा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन था। मौर्यकालीन कला, जी हाँ, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तो हमेशा से पिछली बार पटना कलम पूछा था, उससे पहले आपका पूछ चुका था क्या कहते हैं, एक और होता है ना पाल कला पूछ चुका था। तो इस बार तो ये फिक्स था कि मौर्य कला ही पूछेगा। इसमें स्तंभों के बारे में, स्तूपों के बारे में, राजप्रसादों के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में फोटोग्राफ बना करके अशोक का, फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, ये सब के बारे में बहुत डिटेल से लिख सकते थे। इसका मॉडल आंसर मैंने बताया भी था, इसका तो मैंने अपने चैनल पर मॉडल आंसर लिख करके बताया था, मेरा जो नोट्स था उसको कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो इसको तो आप आसानी से लिख सकते थे। मतलब 38 नंबर का आपका अगर आपने लिखा होगा, अगर मेरा चैनल देखा होगा और वीडियो देखा होगा तो आसानी से 38 नंबर आप मेरे चैनल से ले सकते थे, ठीक है। और कांग्रेस का भी इतिहास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो भी जो है आप आसानी से, और मैं जो पढ़ाता हूं तो केवल पीटी के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मेंस का भी उसमें होता है, आप जानते हैं, तो आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत योगदान मेरे चैनल का हो सकता था। अच्छा, यहां पर है एक और क्वेश्चन, यहां पर देख लेते हैं। संथाल अपराइजिंग, जी हां, संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, आपका गांधी, नेहरू और टैगोर, इन तीनों के बारे में तो पूछा ही जाता, पर्सनालिटी के बारे में, ये तो गेस्ट क्वेश्चन होता ही है। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ दिया, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पिछले 2 बार से नहीं पूछा जा रहा था। और चंपारण सत्याग्रह सब लोग पढ़ के जाते हैं, और संथाल विद्रोह, एक विद्रोह तो पढ़ के जाना ही होता है, संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह, दोनों में से एक आता ही है। तो आसानी से आप लिख सकते थे, कहीं भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है। हमें जो भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन होता है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। चलिए अब चलते हैं और खंड 2 देख लेते हैं कि खंड 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। खंड 2 की यदि हम बात करें तो आपका क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए 4 चीजें आ गई, 4 आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है और 4 चीजें पूछ रहा है। पहला, उत्पत्ति, क्वाड की उत्पत्ति, तो कब किसने विचार रखा,
कब पहली बार आया और उसके बाद फिर शिथिल हो गया, फिर दूसरी बार कब आया, ये जो है उत्पत्ति में आ जाएगा। उसके बाद सदस्यता में कौन कौन शामिल है, क्वाड में 4 देश शामिल है, कौन कौन शामिल है वो लिखना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। उसके बाद फिर विकास, किस प्रकार से विकास हुआ, क्वाड का विकास किस प्रकार से हुआ, तो विकास में भी उत्पत्ति के बाद क्या क्या उसकी भूमिका रही, किस प्रकार से उसका आपका लोगों का मीटिंग हुआ, नेताओं का मीटिंग हुआ, किस प्रकार से वो शिथिल पड़ा, और फिर किस प्रकार से आज के डेट में 2-3 मीटिंग हो चुकी है, एक आध वर्चुअल हो चुका है, एक आध जो है आपका सामने सामने बैठक हो चुकी है, तो किस प्रकार से विकास हुआ है वो देखना है। और उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा चाइना को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। लेकिन डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको लिखना होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत चाइना का जो वर्चस्व है उसको काउंटर करना, उसको चुनौती देना, और एक हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक शांत क्षेत्र बनाना, नौवहन के लिए, नौ संचालन के लिए एक शांत क्षेत्र बनाना, वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन को रोकना, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या फिर रिंग ऑफ पर्ल्स का इनिशिएटिव है उसको रोकना, जो आपका CPIC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे भारत को जो खतरा है उसको देखना, भारत का जो हित है वो है। हम लोग क्वाड का उद्देश्य तो लिखेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, भारत का हित भी शामिल करेंगे और भारत का जो पक्ष है वो भी उस पर विशेष जोर देते हुए कंक्लूजन अपना करेंगे कि भैया क्वाड में भारत जो सम्मिलित है तो वो किस प्रकार से क्यों सम्मिलित है, भारत का क्या हित उसमें शामिल है और भारत क्या भूमिका निभा सकता है। चाइना को काउंटर तो करना ही है लेकिन विश्व जगत में क्वाड का सदस्य होते हुए भारत क्या भूमिका निभा सकता है, तो ये सब जो है आप लिख सकते थे उद्देश्यों में, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये सब क्वेश्चन को मैं डील करूंगा एक एक करके, अभी थोड़ा सा हड़बड़ी है तो मैं चलता हूं। देखिए अग्निपथ किसी ने गेस नहीं किया था, अग्निपथ किसी ने गेस नहीं किया था, लेकिन मेरा वीडियो उठा करके देखिएगा, मैंने जो गेस क्वेश्चन कराया है आईआर का उसमें अग्निपथ है, उसमें अग्निपथ है। हालांकि मैंने इसको नहीं लिखा लेकिन अग्निपथ विकास अथवा विनाश का की ओर पथ है, तो अग्निपथ का आपको ये सीधा सा बात है कि सकारात्मक पक्ष भी लिखना है और नकारात्मक पक्ष भी लिखना है और अंत में कंक्लूड कर देना है कि भैया न ये विकास का पथ है न विनाश का पथ है। अगर ढंग से ये किया गया तो इससे विकास हो सकता है और अगर इसका मिसयूज किया गया तो विनाश भी हो सकता है। तो मतलब एक ये क्या कहते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आपको सकारात्मक पक्ष भी लिखना है, नकारात्मक पक्ष भी लिखना है और उसके बाद अपने शब्दों में कंक्लूड कर देना है। अग्निपथ के बारे में यदि आप फैक्ट्स जानते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, तो इसको लेकर के आप लिख सकते थे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए ये तो पूछना ही था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। द हिंदू यदि आप पढ़ते होंगे, द हिंदू पढ़ते होंगे तो हजारों आर्टिकल इसके बारे में आते रहते हैं, हर महीने हर सप्ताह में 1 या 2 आर्टिकल इसके बारे में आता रहता है। और जब भी चुनाव होता है, कोई भी विधानसभा चुनाव होता है, तब तो पक्का ये आता ही आता है, कोई ना कोई नेता स्टेटमेंट दे देता है और ये एक राष्ट्र एक निर्वाचन की बात आ ही जाती है। तो पक्ष और विपक्ष में मतलब कि पक्ष में लिख सकते हैं कि भैया संसाधन बचेगा, खर्चा बचेगा, एक साथ अगर चुनाव करा लेते हैं सबका, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी सबका एक साथ चुनाव करा लेते हैं तो बहुत सारा संसाधन बचेगा, मानव संसाधन बचेगा, पैसा बचेगा, अलग अलग चुनाव में अलग अलग पैसा खर्च होता है, समय बचेगा। हर बार देखते हैं कि जितना बार भी विधानसभा चुनाव होता है बड़ी संख्या में मशीनरी लगाई जाती है, सरकारी मशीनरी लगाई जाती है, शिक्षक से लेकर किरानी से लेकर के और बड़े बड़े ऑफिसर्स तक लगा दिए जाते हैं और महीनों तक लोग बिजी रहते हैं उसमें। तो वो चीज एक ही बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो उससे श्रम भी बचेगा, धन भी बचेगा, मतलब तन मन धन तीनों बचेगा। तो इस तरीके से पक्ष लिख सकते हैं आप। और विपक्ष में भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की जो भावना है, जो फेडरलिज्म की भावना है, उसमें थोड़ा सा आघात जरूर लगेगा और भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिसको कि मैं बताऊंगा आपको डिटेल में जब हम लोग चर्चा करेंगे। तो पक्ष में लिखिए, विपक्ष में लिखिए और उसके बाद अपनी अवधारणा लिख दीजिए, बैलेंस्ड अप्रोच में कंक्लूड कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी लिखा जा सकता था, ठीक है। यदि आप तैयारी करके गए होंगे तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तैयारी करके नहीं भी गए होंगे तो भी सोच करके आप लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, यह आपका सीडीपीओ में भी पूछा था ना, सीडीपीओ में भी सेम क्वेश्चन पूछा था रूस यूक्रेन के बारे में। तो मूल कारण क्या है, मूल कारण यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जबकि रूस जो है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। दरअसल 1990 के आसपास जब सोवियत संघ
संघ टूटा था तब सबसे बड़ा राष्ट्र बन के रूस उभरा, और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्र था वो यूक्रेन था। ठीक है, अब रूस और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे से, जैसे भारत और नेपाल के बारे में कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध है, उसी तरीके से वहां पर भी रूस और यूक्रेन के बीच में संबंध है कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट भी है, संस्कृति भी एक ही है, भाषा भी एक ही है। तो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो अलग देश में जाए। क्यों? क्योंकि नाटो जो है वो पूंजीवादी विचारधारा के देशों का समूह है। ठीक है, जो सैन्य समूह है, और रूस जो है वो समाजवादी विचारधारा का। तो दोनों की विचारधाराएं आपस में मिलती नहीं है। विचारधाराओं का टकराव जो है वो शीत युद्ध के समय से चलता आ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से चलता आ रहा है, और उसके बाद जो शीत युद्ध हुआ अमेरिका के बीच में और जो आपका रसिया के बीच में हुआ, यह भी विचारधाराओं के अंतर के कारण ही हुआ था। तो आज भी रसिया जो है वो नहीं चाहेगा कि मेरा जो पड़ोसी है वो जो मेरा अंग है, एक तरह से जो मेरा एक अंग रह चुका है कभी, जो हम लोग आपस में एक ही बाप के बेटे हैं दो, तो एक भाई दूसरे भाई को नहीं चाहेगा कि वो किसी दूसरे के साथ चला जाए, है ना। तो ये था, एक बड़े भाई के रूप में रूस रहना चाहता था, लेकिन क्या कर रहा था, उस पर दबाव भी बना रहा था, यूक्रेन पर दबाव भी बना रहा था। पूर्वी यूक्रेन में जो है वो अलगाववादी संगठनों को उकसा रहा था। तो इस तरह की कार्रवाई कर रहा था, और यूक्रेन को लग रहा था कि अब हमारा नाटो के साथ चला जाना उचित होगा, और यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ जाने के लिए अग्रसर हुआ, और इस कारण से यह युद्ध हुआ। तो मूल कारण में 4-5 कारण हैं जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं, फोटो बना करके यूक्रेन का, रसिया का, यूक्रेन का, और उसके बाद चारों तरफ का जो चौहद्दी है उसका वो दर्शा करके, चारों तरफ के देश दर्शा करके। और ये क्या है, यूक्रेन जो है वो रसिया और यूरोपीय देशों के बीच में एक बफर स्टेट का भी काम करता है। तो अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा यूक्रेन, तो नाटो की सेना जो है वो यूक्रेन तक पहुंच जाएगी, और रसिया का जो बॉर्डर होगा वो असुरक्षित हो जाएगा। तो यह भी एक रूस का कंसर्न था। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ के गए होंगे तो आसानी से लिखे होंगे मूल कारण। ठीक है, और उसके बाद क्या, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रभाव तो बहुत तगड़ा पड़ा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जो है वो खाद्यान्नों का, मतलब कि सीरियल्स का बहुत बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जब वार हुआ उसके बाद ये खाद्यान्नों का जो चेन है ना, मतलब जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि रूस जो है वो आपका ऑयल हो गया या फिर गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये इसका बहुत बड़ा उत्पादक है। तो गैस की कमी हो गई और तेल की कमी हो गई। जो भी यूरोप जो है, आधा यूरोप जो है रसिया से ही तेल मंगवाता है। ठीक है, और तेल के बिना तो काम चल नहीं सकता, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना जो रोड पर वाहन चलते हैं वो चल सकते हैं, कुछ भी चल नहीं सकता, देश ठप हो सकता है ना। तो रसिया ने सारा वो कर दिया, अपना सप्लाई चेन बाधित कर दिया, और टोटल जो है व्यापारिक मार्ग भी बाधित कर दिया, ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट करता था वो भी बंद कर दिया, और इस कारण से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें कहा जाता है कि 2.5 से 3.5% तक जीडीपी में गिरावट आ गई। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो पूरे विश्व की जीडीपी पर असर पड़ा। पहले तो कोरोना ने असर डाला अर्थव्यवस्था पर, और उसके बाद रूस यूक्रेन वार ने डाला, और आज भी उसका असर कायम है। ठीक है, तो अगर इसके ढंग से प्रभाव पढ़ के जाते तो आसानी से लिख सकते थे। मैंने भी यही लिखा है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने भी लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मैंने ये भी क्वेश्चन लिखा था, मैंने ये भी क्वेश्चन लिखा है कि सत्ताधारी दल जो है वो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा आरोप लगातार लगाया जाता है। और इसके लिए आप कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। अभी ताजा उदाहरण यदि देख ले तो दिल्ली का जो नगर निकाय चुनाव हुआ है उसमें भी अरविंद केजरीवाल के पार्टी ने आरोप लगाया कि जानबूझ करके गुजरात चुनाव को लेकर के जानबूझ करके उसी समय में, जिस समय गुजरात चुनाव था उसी समय ये चुनाव कराया गया, दिल्ली का नगर निकाय चुनाव, ताकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोटी है वो दिल्ली में उलझ करके रह जाए और गुजरात में प्रचार न कर पाए और बीजेपी को उसका फायदा हो। तो ये संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप की जहां तक बात है तो ये सब
सबसे ताजा उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा भी कई बार जब विपक्षी पार्टियां हारती हैं तो सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया जाता है कि उसने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है। कई बार जब चुनाव की घोषणा होती है और 7-8 चरणों में मतदान की बात आती है तब भी दल जो है, जो विपक्षी दल है, वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि खुद की मशीनरी बहुत बड़ी है, खुद के संसाधन बहुत बड़े हैं, बहुत समय तक ये प्रचार में बिजी रह सकते हैं, इसलिए ये 7-8 चरणों में मतदान कराते हैं, कम चरण में मतदान होना चाहिए। ये चीजें जो है वो वेस्ट बंगाल चुनाव के टाइम पे भी सामने आई थी। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की बात हो गई। और हाँ, रिजल्ट के बाद भी ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पर आरोप लगता है कि ईवीएम मशीन की टेम्परिंग की गई और बाकी सब चीजें की गई, तो यह संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो गया। उसके बाद जुडिशियरी के दुरुपयोग की भी बात कई बार विपक्ष के द्वारा लगाई जाती है, तो वो भी एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी और बाकी जो आपके सीएजी वगैरह है, उनके दुरुपयोग का आरोप तो लगातार लगता ही रहता है, हर केस में लगता रहता है कि भैया जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके घर पर रेड डाल दिया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है और गठबंधन की सरकार बनाने के लिए या फिर किसी गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, सीबीआई और बाकी संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है। तो संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप बराबर लगता रहता है। इसके लिए आप जो है बहुत सारे पक्ष में तर्क दे सकते हैं, बहुत सारे बातें लिख सकते हैं और फिर जो है आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, तो सहमत आपको नहीं होना है, सहमत आपको नहीं होना है। यहाँ पर ट्रिक देता है कि आप सहमत हैं कि नहीं है। सहमत हो गए इसका मतलब है कि आप विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, और सहमत नहीं है यानी कि पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। तो आप जो है केवल आरोपों के बारे में बोलिए, अपना पक्ष मत बताइए कि हाँ भैया मेरे समझ से ऐसा है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। आप बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलिए कि भैया वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और न्यायालय ने भी कहा है, सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, तो ये सब चीजें कोट करके आप अच्छे से आंसर लिख सकते थे, कंक्लूजन निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब सेक्शन 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है, डीआई पर अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये जो है मैंने ये पहला क्वेश्चन बनाया था, ये वाला क्वेश्चन बनाया था, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए थे, आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 150, और ये वाला जो टेबल वाला था ये मुझे आसान लगा तो ये मैंने ये बनाया था। और एक और क्वेश्चन जो था आपका रेखीय ग्राफ वाला वो बनाया था मैंने। एक ये पाई चार्ट वाला में जो है ना आपका ये परसेंटेज वगैरह जो है ना, डिग्री वगैरह सब दशमलव में दिया हुआ था, तो ये मुझे लगा कि थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने ये वाला बनाया, आपको बता देता हूँ, मैंने ये वाला बनाया था, ये वाला मैंने बनाया था, टारगेट प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ था और इसके बारे में क्वेश्चंस बनाने थे। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो सब आपको बता दिया हूँ। ठीक है, क्वाड के बारे में मैंने लिखा, आईआर में क्वाड के बारे में लिखा, फिर रूस यूक्रेन वार के बारे में लिखा और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के बारे में लिखा। ठीक है, तो ये था इसमें, और उसमें मौर्य कला के बारे में लिखा, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा और भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखा। ठीक है, तो ये था मेरा जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2 का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे और फिर बाद में अभी तो पीटी का टाइम है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटी का तैयारी करवाइए, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह दीजिए, तो करंट अफेयर्स पर आएंगे, पीटी के लिए तैयारी कराएंगे और बाद में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके डील करेंगे, मॉडल आंसर्स भी बताएंगे और आगे की तैयारी किस प्रकार से होगी मेंस की, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके सामने पहुंचते रहें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। देखिए कल व्यू बहुत अच्छा आया, तो आज मैं ठंड में भी आपके सामने उपस्थित हूं ना वीडियो लेकर के रेगुलर, तो इस तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।